हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र करेंट अफेयर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर करेंट अफेयर सेक्शन की चर्चा करें तो यह बीपीएससी मुख्य परीक्षा की जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत करेंट अफेयर यह पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इसी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है वह टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। अगर विगत वर्षों के करेंट अफेयर से संबंधित सेक्शन का अवलोकन किया जाए जो कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो उसमें अगर करेंट अफेयर सेक्शन को आप देखेंगे तो उसमें मोस्टली जो प्रश्न हैं वह आपके इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि आईआर से पूछे जा रहे हैं। तो इसी को हमने ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर के अंतर्गत सबसे पहले मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सेक्शन है उसे मैं कवर करूँगा, जो वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, प्रासंगिक हैं। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक लिया है आरसीईपी एग्रीमेंट एंड इंडिया, यानी कि आरसीईपी का पूरा नाम होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हिंदी में अगर बात करें तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, है ना, आरसीईपी समझौते और भारत, यह आज का हमारा टॉपिक है। इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो आरसीईपी समझौता है वह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आरसीईपी समझौते की क्या भागीदारी है, उसका क्या महत्व है, तथा उसका भारत के संदर्भ में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चर्चा करेंगे कि भारत उस समझौते में शामिल क्यों नहीं हुआ, अगर भारत उस समझौते में शामिल होता तो इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हो सकते थे, भविष्य में भारत के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं इस समझौते को लेकर, सहित जो तमाम मुद्दे हैं जो आरसीईपी समझौते से संबंधित हैं उन सभी पक्षों पर मैं आज आप लोगों के साथ विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक चर्चा करूँगा। मैंने ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में कि आज मैं आरसीईपी एग्रीमेंट को चर्चा करूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत इस टॉपिक को पढ़ लिया होगा ताकि इस पर अच्छी समझ विकसित हो सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर आरसीईपी समझौते क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसका पूरा नाम हमने देख लिया। अगर इसका क्या है कि बात करें तो यह इसमें 10 आसियान और 5 अन्य राष्ट्रों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सदस्य देश हैं वह टोटल 15 है। 10 जो मेंबर है वो आसियान में 10 मेंबर हैं, आप जानते होंगे, तो वे सभी 10 मेंबर इसमें शामिल हैं और उसके साथ साथ 5 अन्य देश जिनमें चाइना है, दक्षिणी कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड और जापान है, यानी कि यह 10 आसियान प्लस 5 अन्य देशों यानी कि 15 देशों के मध्य किया जाने वाला एक मुक्त व्यापार समझौता है। और जो सभी 15 देश इसमें शामिल हैं वे सभी एशिया पैसिफिक कंट्री हैं। ठीक है, इसमें पहले जब इसकी चर्चा की जा रही थी, प्रारंभिक दौर में जब इसकी चर्चा थी समझौते को लेकर, तो भारत भी इस समझौते का अंग था, भारत इसमें शामिल था। उस समय 16 कंट्री थे, लेकिन अंतिम समय में जब इसकी डील फाइनल हो रही थी तो उस समय भारत इस समझौते से बाहर हो गया। इसके लिए उसने अपनी क्षेत्रीय बाध्यताओं को, इसमें घरेलू बाध्यताओं को चिन्हित करते हुए इससे बाहर होने का निर्णय लिया है, जिस पर आगे चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो इसमें वर्तमान समय में कुल मिलाकर 15 देश शामिल हैं, जिनमें 10 आसियान कंट्री हैं। आपको याद रखना होगा, लाओस है, ब्रुनेई है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, साइप्रस, जितने भी आसियान, आपको 10 आसियान कंट्री का नाम याद रखिए। 5 अन्य देश हैं जो सभी एशिया पैसिफिक कंट्री हैं, चाइना है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और दक्षिणी कोरिया है। इसके मध्य का यह एक व्यापार समझौता है। यह समझौता क्यों किया गया, तो इसका उद्देश्य जो है वह व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के मध्य यानी कि 15 देशों के मध्य व्यापार नियमों को उदार व सरल बनाना है। देखिए, जो कुल मिलाकर एग्रीमेंट का जो मतलब हुआ कहने का वो यह है कि इसमें जो 15 देश शामिल होंगे वे सभी देश आपस में जो व्यापार करेंगे उस पर आयात निर्यात को लेकर काफ़ी कम जो टैक्स लगते हैं, टैरिफ जिसे कहा जाता है, वो काफ़ी कम टैरिफ होंगे और एक दूसरे देशों की वस्तुएं एक से दूसरे देश में मुफ्त आवागमन करेगी, यानी कि फ्री, काफ़ी लो टैरिफ होगा। ठीक है, तो यह है आरसीईपी एग्रीमेंट। 15 देश इसके सदस्य, हमने इसे देखा। अब देखते हैं कि आरसीईपी समझौते की नींव किस प्रकार से रखी गई थी।
तो आरसीईपी की स्थापना आसियान की वियतनाम में हाल ही में जो समिट हुई थी 15 नवंबर 2020 को कोरोना फेज के दौरान, तो उस समय आरसीईपी समझौते की नींव रखी गई थी। इसमें आसियान के 10 देशों के अलावा 5 अन्य देश शामिल हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। अगर इसकी वैश्विक स्तर पर भागीदारी की बात करें आरसीईपी में शामिल जो कंट्री हैं उनकी, तो यह जनसंख्या और जीडीपी के आधार पर सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी संगठन है। अगर आर्थिक रूप से देखें तो इकोनॉमिक जो यूरोपीय संघ है उससे भी बड़ा एक यह संगठन है। आर्थिक रूप से जनसंख्या की बात करें तो विश्व की 1/3 आबादी को यह यहाँ पर 15 देशों में पाए जाते हैं, और विश्व की जितनी जीडीपी है उसकी 1/3 जीडीपी इन 15 देशों के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि आरसीईपी जो ब्लॉक है, आरसीईपी जो समझौते में शामिल कंट्री हैं, वो विश्व में अपना किस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान रख रहे हैं, चाहे वह जनसंख्या के दृष्टिकोण से हो या फिर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया में यह पहला व्यापारिक भागीदारी समझौता है। ठीक है, बाकी अन्य कंट्री आसियान के राष्ट्रों के बीच पहले से ही वहाँ पर ये फ्री ट्रेड हो चुका था, लेकिन अन्य देश इसमें शामिल हुए, तो यह आरसीईपी समझौता कहलाया। इसमें आशा की जा रही है कि यह सदस्य राष्ट्रों के मध्य आयात किए जाने वाले उत्पादों पर टैरिफ 90% तक कम कर देगा। मुक्त व्यापार जो समझौता होता है उसका मतलब ही यही होता है कि विभिन्न देशों के मध्य जो आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं उस पर जो टैरिफ लगेगी वह बहुत ही अत्यल्प या तो समाप्त हो जाएगी या फिर बहुत कम टैरिफ देना पड़ेगा, जैसे कि इसमें 90% तक कम करने की चर्चा की गई थी। यह ई कॉमर्स व्यापार और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी उचित नियम बनाएगा। आरसीईपी समझौते में शामिल कंट्री से यह आशा की गई थी। यह कोविड-19 के बाद सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की पहल के संदर्भ में यह समझौता किया गया था। आपने देखा कि 15 नवंबर 2020 ईस्वी को की गई थी, जिस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा था। तो कोरोना महामारी के दौर में यह स्पष्ट हुआ कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़े। विभिन्न देशों के मध्य जो ट्रेड हैं वे काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गए। तो ऐसी स्थिति में कोरोना महामारी के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए जो विभिन्न पहलें की गई थी उनमें एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में आरसीईपी समझौता को स्वीकार किया गया, और यह आशा व्यक्त की गई कि यह भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था में, विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी योगदान की बात करें तो इन देशों की जो जीडीपी है वह कुल मिलाकर 26 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था इन 15 कंट्री के पास है। हमने डिस्कस किया कि 30% जीडीपी, जो पूरे विश्व की जो जीडीपी है उसकी 30% जीडीपी इन कंट्री के पास है, और आबादी भी लगभग 1/3 रखते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो है वह आपस में टैरिफ और दूसरी बाधाओं को कम करना है। ठीक है, इसकी एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू की चर्चा की जाए तो आरसीईपी समझौते में चीन, जापान जैसे विश्व की दूसरी व तीसरी अर्थव्यवस्था भी शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा एक इकोनॉमिक ब्लॉक साबित हो सकता है, क्योंकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि चाइना है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि जापान है वह इस समझौते का हिस्सा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं आरसीईपी समझौता हमने संक्षेप में देखा कि आरसीईपी समझौते क्या है, कौन कौन से कंट्री उसके मेंबर हैं, उसका क्या उद्देश्य है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक जनांकीय स्थिति में उन कंट्री की क्या स्थिति है। अब देखते हैं, चूंकि भारत इसका सदस्य नहीं है तो भारत इसका सदस्य क्यों नहीं बना, भारत को क्या ऐसे नुकसानें समझ में लगी कि भारत को कौन कौन से ऐसे संभावित नुकसानों का सामना करना पड़ सकता था अगर भारत आरसीईपी समझौते में शामिल होता। तो आरसीईपी एक व्यापारिक समझौता है जो इसके सदस्य देशों के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार करने को आसान बनाता है। इस समझौते के तहत सदस्य देशों को आयात निर्यात पर लगने वाला टैक्स या तो भरना ही नहीं पड़ेगा या फिर बहुत कम भरना पड़ेगा। हमने देखा कि आयात में 90% तक टैरिफ कम करने की चर्चा की गई है, लेकिन भारत में इसके बावजूद अगर भारत में देखें तो विभिन्न किसान संगठन हो, श्रमिक संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो, सभी संगठनों ने एक सुर में इस समझौते में भारत को शामिल न करने की बात कही, और सभी संगठनों के द्वारा यदि इस आरसीईपी समझौते का भारत हिस्सा होता तो उस दौरान भारत में चिंताएं व्यक्त की गई कि भारत इसमें शामिल ना हो। तो कुल मिलाकर भारत ने एक सुर में इसमें शामिल ना होने की बात की, और इसी का परिणाम रहा कि भारत सरकार के द्वारा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस समझौते में शामिल
ना करने को लेकर चर्चा की गई थी। अब कौन कौन से ऐसे आर्थिक नुकसान हो सकते थे, तो देखिए सबसे पहला जो नुकसान था कि भारत की जो घरेलू जो हमारे इंडस्ट्री हैं, घरेलू उद्योग धंधे हैं, वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। चूँकि जैसे देखिए भारत में घरेलू उद्योग में सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम अपना दुग्ध इंडस्ट्री का, डेयरी इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो अगर न्यूजीलैंड से हमारा दूध के पाउडर आयात होते हैं, दूध से बने सामान अगर न्यूजीलैंड से आयात होते हैं, और अगर मुक्त व्यापार होता तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर वस्तुएं निर्यात होती, न्यूजीलैंड द्वारा निर्यात किया जाता। चूँकि लो टैरिफ की स्थिति है, कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ रहा है, आयात शुल्क कम है, तो ऐसी स्थिति में वे ज़्यादा वस्तुओं को हमारे यहाँ निर्यात करते हैं। और अगर दुग्ध पाउडर को वह ज़्यादा वस्तुओं को निर्यात करते हो तो हमारे देश में जो डेयरी इंडस्ट्री है उस पर पूरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि ठप होने की आशंका थी। तो यहाँ हमारे घरेलू बाजार को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया था। इस पॉइंट के जरिए यह स्पष्ट होता है। अभी एक और बात यह है कि अभी जितने इस समझौते में 15 देश शामिल हैं, उनमें 12 देशों के साथ हमारा जो है वह इकोनॉमिक डिफिसिट की स्थिति है, ट्रेड डिफिसिट की स्थिति है। 12 देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा है, और जब तक व्यापार घाटा को सरप्लस नहीं किया जा सकता या फिर इसे बैलेंस नहीं किया जा सकता, तब तक अगर हम इन देशों के साथ यह मुक्त फ्री ट्रेड समझौता करेंगे तो हमारे व्यापार घाटे को और अधिक बढ़ने की आशंका है। क्योंकि अभी ही अगर देखा जाए तो 12 देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा है, और अगर फ्री ट्रेड हो जाए, लो टैरिफ लगे आयात पर, तो आप समझ सकते हैं कि अब व्यापार घाटा बढ़ेगा, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए यह अच्छी संकेत नहीं होगी। भारतीय उत्पादों के मुकाबले अन्य देशों के उत्पाद सस्ते हैं। जैसे चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, इसीलिए काफ़ी कम दाम पर अगर देखेंगे आपकी चाइना की जो वस्तुएं हैं वह इंडियन मार्केट में भी काफ़ी कम दाम पर वे बिक्री होते हैं, सेल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि उन्हें सरकार के द्वारा वहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है, और अगर मुक्त व्यापार समझौते होते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक संभावना है कि चाइना या अन्य देशों की वस्तुएं हमारे इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वो छा जाएंगी, और ऐसी स्थिति में भारत के जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। हमारे व्यापारिक वर्ग जो हैं वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। अगला, आसियान के साथ अगर हम समग्र रूप से चर्चा करें तो 18-19 में हमारा व्यापार घाटा 21.8 बिलियन डॉलर है, जो 10-11 में 5 बिलियन डॉलर थी। आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से इन हमारा भारत और आसियान देशों के मध्य व्यापार घाटा बढ़ रही है, और यह तब है जब एक टैरिफ आयात करने पर टैक्स भरने पड़ते हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर मुक्त व्यापार समझौते की स्थिति हो तो यह किस प्रकार से व्यापार घाटा हमारे साथ बढ़ सकती है। RCEP में शामिल चाइना के साथ अगर देखा जाए तो द्विपक्षीय व्यापार घाटा लगभग 48.66 बिलियन डॉलर है। मुक्त व्यापार समझौते की स्थिति में अब बढ़ने की संभावना है। हमने ऊपर डिस्कस किया कि चाइना के साथ चूंकि वहाँ पे गवर्नमेंट उसे सब्सिडी देती है तो काफ़ी कम दाम में वस्तुएं इनकी यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हो पाती है, इसीलिए हमारा व्यापार घाटा इनके साथ ज़्यादा है, और मुक्त व्यापार समझौते की स्थिति में और अधिक बढ़ने की संभावना है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भारत के इंडस्ट्री को किस प्रकार से नुकसान उठाना पड़ सकता था। हमने हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो रिपोर्ट है उससे हमने देखा है कि किस प्रकार से आसियान तथा जो RCEP समझौते में शामिल कंट्री हैं उनके बीच किस प्रकार से हमारा ट्रेड डिफिसिट यहाँ पर है वह हमने देखने की कोशिश की है। तो आसियान देशों के यहाँ पर हमने ट्रेड डिफिसिट को स्पष्ट किया है। 2018-19 और 19-20 दो हमने वित्तीय वर्ष को यहाँ पर रखा है, और इसके जरिए यह समझने की कोशिश किया है कि किस प्रकार से व्यापार घाटा हमारा इन देशों के साथ या फिर इन संगठनों के साथ बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में हम क्यों दूसरे देशों के साथ या संगठनों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करेंगे। तो यह हमारे तर्क को काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट करता है कि न सिर्फ चाइना बल्कि साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड सभी देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा जो है वह लगातार बढ़ रहा है। और यह किसी एक मैगजीन की रिपोर्ट नहीं बल्कि खुद मंत्रालय की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। तो आप इस रिपोर्ट के जरिए यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखेंगे कि भारत का पक्ष क्या था। भारत ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन मुद्दों के आधार पर ही भारत शामिल नहीं हुआ, बल्कि इसमें शामिल होने के लिए कई दौरे की वार्ताएं की गई थी, और इस वार्ता के मद्देनज़र भारत ने अपनी तर्कों को काफ़ी मजबूती से वहाँ पर रखा था, और कई तर्कों को जो भारत के तर्क थे उसे वहाँ पर माना नहीं गया था। जैसे
आरसीईपी समझौते के तहत भारत द्वारा रूल्स ऑफ ओरिजिन को सख्त बनाने और ऑटो ट्रिगर तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया था, लेकिन इस समझौते में इस पर कोई चर्चा ही नहीं की गई थी। और अगर यह बात स्पष्ट है कि भारत जैसे, चूंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, विश्व के बहुत अधिक संख्या में कंज्यूमर्स यहाँ पर रह रहे हैं, परचेजिंग पावर अधिक है यहाँ के लोगों की, तो ऐसी स्थिति में यह अधिक संभावना होती थी कि भारत के पक्ष को वहाँ पर ध्यान से सुना जाए और भारत के पक्ष को वहाँ पर मजबूती प्रदान की जाए। लेकिन इन मुद्दों पर कोई वहाँ पर चर्चा नहीं की गई। रूल्स ऑफ ओरिजिन पर को भारत ने सख्त बनाने की बात की। रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है किसी उत्पाद, नाम से यह स्पष्ट है, रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति का नियम। किसी भी उत्पाद की उत्पत्ति हेतु यह महत्वपूर्ण मानदंड है। ठीक है, रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी कि कोई भी जो वस्तु है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, उस संदर्भ में वह आयात टैक्स लगाने की बात करता है। ऑटो ट्रिगर तंत्र आयात शुल्क में कमी या उसे पूर्णतः समाप्त करने की दशा में आयात में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिए एक व्यवस्था है। यह इसीलिए जरूरी है क्योंकि चूंकि भारत के घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था अगर मुक्त व्यापार समझौते किए जाए तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे देश से आयात में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है तो उसे रोकने के लिए एक ट्रिगर तंत्र होनी चाहिए, एक ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जिस पर कंट्रोल लगाया जा सके, नहीं तो किसी देश की अर्थव्यवस्था ऐसी बर्बाद हो जाएगी। और चूंकि हमारी इकोनॉमी जो है वह यही मिडिल सेक्टर जो उद्योग हैं, मध्यम श्रेणी के और छोटे उद्योग हैं, उन पर ही हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री बेस्ड है। साथ ही एक और बात जो कही गई थी भारत के द्वारा, उसने टैरिफ कटौती के लिए जो आधार वर्ष है वह 2013 आरसीईपी समझौते में रखा गया, लेकिन भारत ने इसे 2019 करने की बात की। वह इसीलिए की गई क्योंकि 2014 से 19 के दौरान भारत ने कई उत्पादों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की है। तो भारत द्वारा यह मांग की गई थी कि जो आयात शुल्क का जो वर्ष है 2013 आयात टैरिफ का, उसे बढ़ाकर 2019 कर दिया जाए ताकि यह हमारे प्रतिकूल में ना जाए, हमारे अनुकूल में रहे। साथ ही भारत के द्वारा अपने बाजार को खोलने के बदले अन्य देशों को, जो भी इसमें शामिल देश हैं, उन्हें भारतीय श्रमिकों और सेवा क्षेत्र के लिए नियमों में ढील देने की मांग की जा रही थी ताकि हमारे इंडस्ट्री जो श्रमिक वर्ग हैं उन पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। लेकिन भारत के इन पक्षों को स्वीकार नहीं किया गया और स्थिति यह आई कि भारत ने इस समझौते से खुद को अलग करने का निश्चय किया। अब इस समझौते से चूंकि भारत अलग हो गया है तो इस समझौते से अलग होने का क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहली बात ये देखिए कि इस समझौते में चूंकि बहुत बड़े बड़े चाइना, जापान जैसे इकोनॉमिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं वे इसमें शामिल हैं, हमारे आसियान कंट्री शामिल है ना। तो इसमें भारत ने अपने एक कह सकते हैं कि आसपास के कंट्री, चूंकि आसियान जो है हमारे सभी हुए पड़ोसी राष्ट्र हैं, तो एक बड़े बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का भारत ने मौका गंवा दिया है। इस समझौते में शामिल होकर भारत जो आसियान कंट्री है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की मार्केट में अपनी आसानी से पहुंच बना सकती थी, लेकिन इस समझौते से बाहर रहकर भारत ने इस मौके को गंवा दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण यह भी प्रभाव पड़ सकता है कि अन्य देशों के साथ हमारे दूसरे जो द्विपक्षीय व्यापार हैं वह नकारात्मक असर पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे राष्ट्रों ने भारत को इसमें शामिल होने के लिए पुरजोर समर्थन किया था, भारत को हिंट्स किया था कि आप इसमें शामिल हो, लेकिन भारत ने अपने घरेलू बाध्यताओं के चलते इसमें शामिल नहीं हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री के साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापार भी प्रभावित हो सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया इस समझौते का हिस्सा है चूँकि, और भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है। तो अब बहुत हद तक संभावना है कि इससे दोनों के बीच कूटनीतिक संबंध हो, रणनीतिक संबंध हो, वह प्रभावित हो सकता है। आप यहाँ पर क्वाड का भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है, एक रणनीतिक संगठन है जो चाइना की जो BRI पॉलिसी है उसे काउंटर करने के लिए लाया गया है क्वाड, ठीक है। तो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हैं। तो चूंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा भारत को हिंट्स किया गया था कि आप इसमें शामिल हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत इसमें शामिल ना होकर कहीं ना कहीं रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर इन देशों के साथ अपने संबंधों को प्रभावित कर सकता है। भारत द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर बल देने के बावजूद RCEP से बाहर होने का निर्णय तर्कसंगत स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि भारत द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर फोकस किया गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब होता है जो ईस्ट में हमारे जो पूर्व में शामिल कंट्री हैं उनके साथ हमारे संबंधों को ज़्यादा सुदृढ़ करना।
तो आप कह सकते हैं कि इसके बावजूद चूंकि आसियान मेंबर हैं, आसियान कंट्री हैं, तो आसियान कंट्री के साथ इस व्यापार को बढ़ावा दे सकता था इस समझौते में शामिल होकर, लेकिन शामिल ना होकर यह तर्क संगत स्पष्ट नहीं होता है। अब देखते हैं कि आरसीईपी में शामिल होने के क्या क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, या अगर भारत इसमें शामिल होता तो क्या क्या संभावित लाभ होते हैं। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न अनिश्चितता के बीच अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। और स्पष्टता अगर देखा जाए तो कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चितता का दौर देखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत इसमें शामिल होकर विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता था। आरसीईपी सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, समावेशी विकास, रोजगार के अवसरों का विकास, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने में सहायक साबित हो सकता था। आरसीईपी में शुरुआत से ही शामिल होकर भारत जो है या इस समूह के नेतृत्वकर्ता की भूमिका का निर्वहन कर सकता था और एक वैश्विक स्तर पर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने, वैश्विक स्तर पर अपनी लीडरशिप को बढ़ाने में यह काफ़ी ज़्यादा कारगर कदम साबित हो सकती थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आरसीईपी समझौते से क्या लाभ प्रभाव हमने देखा। अब देखते हैं कि आगे की क्या राह है भारत के संदर्भ में। तो निस्संदेह आगे की राह जो है भारत के लिए अभी बंद नहीं हुई है। भारत अभी भी इस समझौते का पार्ट हिस्सा बन सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर भविष्य में भारत इस समझौते का सदस्य बनना चाहे तो उसे अपने तर्क को काफ़ी ज़्यादा मजबूती से रखना होगा, क्योंकि एक समय में भारत इस समझौते से बाहर रहने का निर्णय लिया और अगर फिर भारत इसमें शामिल होने का निर्णय लेता है तो कहीं ना कहीं सदस्य देशों को यह समझाना पड़ेगा, अपने तर्क को काफ़ी ज़्यादा मजबूती से रखनी पड़ेगी कि आखिर हमने इस प्रकार का निर्णय, पुनः शामिल होने का निर्णय किस प्रकार से लिया है। और निस्संदेह भारत को अगर अपनी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक स्तर पर सुधार लाना है तो निस्संदेह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने होंगे और इस समझौते का हिस्सा बनना होगा ताकि हमें अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। तो निष्कर्ष अगर इसे देखा जाए तो निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बीच आरसीईपी जो है वह इस चुनौती से बाहर निकलने का एक मजबूत विकल्प प्रदान करता है। लेकिन हमने घरेलू बाध्यताओं या वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनज़र इसे हमने शामिल होना जरूरी नहीं समझा। हालांकि 21वीं सदी के वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए हमें इस संरक्षणवादी नीति को लंबे समय तक बनाए रखा नहीं जा सकता। हमें घरेलू इंडस्ट्री को विकास करने के लिए हमें इनिशिएटिव हम ला सकते हैं, सरकार के द्वारा कई योजनाएं बनाई जा सकती है, लेकिन घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के कारण अगर हम विश्व के दूसरे देशों के साथ ट्रेड को बढ़ाने पर ध्यान न दें तो यह हमारी संरक्षणवादी पॉलिसी है और ग्लोबलाइजेशन के युग में, वैश्वीकरण के युग में यह काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो सकती है। तो हमें निस्संदेह हमें विभिन्न नीतियों में सुधार लानी चाहिए और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आवश्यक है कि हम वैश्विक स्तर पर ऐसे समझौते का हिस्सा बने। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था वह आरसीईपी समझौते और इंडिया था। इसमें हमने भारत के संदर्भ में आरसीईपी समझौते तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषणात्मक चर्चा की, अवधारणात्मक चर्चा की है। चूंकि आज का हमारे यहाँ मॉडल आंसर नहीं था, आज हमने सिर्फ इस टॉपिक के पूरा एनालिसिस पर फोकस किया है। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।